morning. Good morning and welcome everyone to your 5 a.m. cash flow mastery session. And today we are going to cover 7 secrets of self-made billionaires. Yes, the topic today is going to be very interesting. Why it is going to be very interesting? This is something what many of my friends, my clients, and my loved ones always talk about me कि जगमोहन यार एज ए कैश फ्लो कोच बताओ तो सही क्या करें कैसे करें जो हम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे द डायरेक्शन इज राइट और नॉट आप तेज चल रहे हैं कि धीरे चल रहे हैं इंपॉर्टेंट ये है कि हम आप किस डायरेक्शन में चल रहे हैं डायरेक्शन ठीक है क्या द टॉपिक वी आर गोइंग टू कवर टुडे इज 7 secrets of self-made billionaire. So welcome everyone. welcome and welcome. I welcome each one of you जो आप लाइव है ना आज 5 AM सेशन के अंदर पार्टिसिपेट करो पूरी तरीके से अपना चैट बॉक्स के अंदर टाइप करते हुए जो भी एस्पेक्ट पॉइंट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डिस्कशन आएंगे ये फायदा है आप सब लोगों को जो लाइव पार्टिसिपेट कर रहे हैं और जो बाद में रिकॉर्डिंग देखेंगे डेफिनेटली यस तो आप पूरे की पूरी हमारी डिस्कशन को जर्नी को अच्छे तरीके से एंजॉय करने वाले हैं क्योंकि मैं फाइनेंस को ना एकदम सिंपल तरीके से डी कोड करके आपके सामने रखने वाला हूं सो माय डियर फ्रेंड्स आर यू रेडी If you are ready, then please type ready in the chat box by replying panelist and attendees. तो mostly जैसे आप panelist पे reply करते हैं तो panelist and attendees पे करो. So welcome everyone. ठीक है, चलो अब without taking much of the time between you and the topic of the day. जब मैं बात कर रहा हूँ self-made billionaire की, तो point क्या आ रहा है दिमाग के अंदर? The first one is the investor. अब कह रहे जगमोहन थोड़ा कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करो थोड़ा बताओ कि हम किस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं मैंने कहा 7 सीक्रेट की बात करूंगा और वो कौन से 7 पॉइंट्स हैं बिलियनियर तो कोई रेफरेंस पॉइंट है हाँ रेफरेंस पॉइंट है जरा एक बार देखो ये सेल्फ मेड बिलियनियर कौन है चलो 2 एग्जांपल मैं आपको देता हूं जो भी रिसेंट एक एग्जांपल है बायजूस वाले इज अ बिलियनियर राइट नाउ बाय डूइंग ऑल दैट एस्पेक्ट जो ये 2015 से लेके 2021 के बीच में 6 साल के अंदर आपने देखा कि वो बिलियनियर कैटेगरी के अंदर आ चुके हैं बायजूस के जो ओनर है उससे पहले पेटीएम आपने देखा होगा पेटीएम ओके गूगल की हेल्प ले लेना गूगल की हेल्प लेके आप देखो सेल्फ मेड बिलियनियर इन इंडिया तो आपको एक लिस्ट नजर आनी शुरू हो जाएगी हु आर दोस पीपल तो जो लोग रिलेट कर पा रहे हैं वो अच्छे से रिलेट कर पा रहे हैं फिर ये बायजूस के अंदर आप उनका नाम ले रहे हो पेटीएम वालों का नाम ले रहे हो कि बड़े ही शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के अंदर एक बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएट हो गई है और कुछ आपको पुराने नाम भी याद आ रहे हैं जिन्होंने अपनी वेल्थ को क्रिएट कर लिया है मल्टीप्लाई कर लिया है तो वो कौन से ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिनको ध्यान में रखा गया है पहला इन्वेस्टर बी एन इन्वेस्टर ऑलवेज बी एन इन्वेस्टर अब इन्वेस्टर की जब मैं बात करता हूं बिलियनियर की मैंने बात की ना बिलियनियर मिलेनियर बिलियनियर तो कैलकुलेशन कैसे हो रही है उसको कैलकुलेट करने के लिए यानी कि कोई ना कोई पैमाना होगा कोई एसेट्स होंगे तो एसेट की जो वैल्यू होगी वो आ रही होगी करोड़ों में जिसकी वजह से हमने उसको कैलकुलेट किया अब किसकी वैल्यूएशन करेंगे हम अब वैल्यूएशन करने के लिए पैमाना क्या है हमारे पास होनी चाहिए नेट वर्थ स्टेटमेंट अब नेट वर्थ स्टेटमेंट तो नेट वर्थ स्टेटमेंट के अंदर जो एसेट्स हैं जब उनको हम रखेंगे उसमें से उसकी लायबिलिटी माइनस करेंगे जो नेट वैल्यू निकल कर आएगी वो नेटवर्थ कहलाएगी अब बहुत बड़ा रोल इसके अंदर किसका आ जाएगा वैल्यूएशन का रोल आ जाएगा वैल्यूएशन किसकी किसी एसेट की
जो मैंने इन्वेस्टमेंट किया उसकी वैल्यू बिलियनियर के बराबर है, या जो मैं बिजनेस रन कर रहा हूं उसकी जो शेयर प्राइस है, उसकी जो मार्केट वैल्यूएशन है, वो भी तो जिसने इन्वेस्ट किया है वो उसका एसेट है। तो दैट मीन टू से कि पहला पॉइंट हमें क्या समझना पड़ेगा कि अगर हम रिच की प्रोसेस के अंदर है, रिचनेस की प्रोसेस के अंदर है, ग्रोथ कर रहे हैं। देखो ग्रोथ ना एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। पेड़ पौधे आप बीज लगाओ, बड़े होंगे, ग्रो करेंगे, बच्चा है बड़ा होगा, ग्रो करेगा। एवरीथिंग ऑन दिस अर्थ इज मूविंग एंड ग्रोइंग, एंड सिमिलरली when we are into the business or we are into the finance world or we are in the existence of the universe, तो growth तो एक natural phenomena है। तो यहाँ पर अगर मैं इन्वेस्टर नहीं हूं, इन्वेस्टर की तरह नहीं सोचता हूं, तो ग्रोथ के बारे में बात कैसे करूंगा? इसको और सिंप्लीफाइड वे के अंदर मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। सो यू नीड to be an investor. Look at the business from the investment point of view. Look at the life from the investor's point of view. Let me tell you what I'm talking about. सबसे पहले ना उसके लिए हम चलते हैं JSA ऑनलाइन के अंदर। तो मैंने टाइप किया JSAonline.in। तो ये अपना होम पेज ओपन हो गया है JSA ऑनलाइन का। लेट्स गो टू दी लॉगिन एरिया एंड फ्रॉम द रजिस्टर आईडी हम पहुंच गए अपने JSA ऑनलाइन के पेज के ऊपर। तो बिलियनियर पहला पॉइंट, बी एन इन्वेस्टर, आप इन्वेस्टर हैं। अब इन्वेस्टर की इन्वेस्टमेंट दिखती किस तरह से है? इन्वेस्टर की इन्वेस्टमेंट किस तरह से दिखती है? इन्वेस्टर की इन्वेस्टमेंट दिखती है नेट वर्थ की फॉर्म के अंदर। तो ये मैंने JSA ऑनलाइन का इंडेक्स पेज ओपन किया और यहाँ पर नेटवर्थ पे चलते हैं। टॉपिक कोड इज 5 नेटवर्थ, हाउ टू प्रिपेयर नेटवर्थ, और ये मैंने फॉर्मेट पे क्लिक किया। The moment I click on the format and a file start getting open और ये आपके Google Drive में सेव हो गई। Now I am talking about the net worth sheet like this। net worth, कैश एंड लिक्विड एसेट कितने हैं मेरे पास एज ए इन्वेस्टर, मेरे पास मार्केटेबल एसेट कितने हैं एज ए इन्वेस्टर, लॉन्ग टर्म एसेट कितने हैं मेरे पास एज ए इन्वेस्टर, मेरे पर्सनल एसेट कितने हो गए हैं, और सभी की मिलाकर टोटल वैल्यू कितनी आ रही है। माइनस कर देते हैं उसके अंदर से शॉर्ट टर्म लोन जो फ्रेंड्स एंड रिलेटिव या बैंक से लिए हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म लोन माइनस कर देते हैं जो होम लोन या अदर एस्पेक्ट्स हो सकती हैं। तो लायबिलिटी 100 रुपीज की है, एसेट मेरे 7 करोड़ के हैं, लायबिलिटी 1 करोड़ की है, नेटवर्थ 6 करोड़ की है। दिस इज द नेटवर्थ आई एम टॉकिंग अबाउट यू एज एन इन्वेस्टर। अब देखो इसमें मार्केटेबल एसेट का क्या मतलब था? शेयर, म्यूचुअल फंड, इक्विटी। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब था? प्रॉपर्टी। मैं दिखाता हूं आपको। मार्केटेबल एसेट का मतलब था शेयर, म्यूचुअल फंड, निफ्टी, कमोडिटी, PPF, जहां पर आप इन्वेस्ट कर रहे हो। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब है कि आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हो, लैंड में करते हो, प्लॉट में, कोई पेटेंट कॉपीराइट आपने बाय किया हुआ है। कैपिटल इन ऑन बिजनेस, यानी कि हम जो बिजनेस रन कर रहे हैं उसमें क्या हमने इन्वेस्ट किया और उसकी आज की डेट में मार्केट वैल्यूएशन क्या आ रही है, ये नेटवर्थ को डिटरमिन कर रही है। तो जो मैंने एग्जांपल शेयर किए आपके साथ में, तो वो जो बिलियनियर बने हैं ना, उनकी बैलेंस शीट के अंदर एक बहुत बड़ा एक एसेट है शेयर, अपने ही बिजनेस के अंदर। तो अब मैं क्या कह रहा हूं कि जब बिलियनियर की तरह देख रहे हैं तो हमारा माइंडसेट क्या है कि हम एज ए इन्वेस्टर देख रहे हैं। हम अभी बिजनेस किस तरह से कर रहे हैं? एज ए CEO कर रहे हैं, एज ए CEO कर रहे हैं, बस बिजनेस कर रहे हैं। उसके अंदर एज ए मैनेजर की तरह बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन एज ए इन्वेस्टर की तरह हम अपने बिजनेस को नहीं देख रहे, क्योंकि हमारी अपनी नेटवर्थ के अंदर मेरी जो वैल्यूएशन है बिजनेस की वो भी तो एक एसेट है। या मैं उसी नजर से देखते हुए जब दूसरों के बिजनेस के अंदर पैसे इन्वेस्ट करता हूं एज ए प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट, मेरे पास सरप्लस फंड है और मैंने किसी दूसरे के शेयर परचेज कर लिए, अब वो बिजनेस भी मल्टीप्लाई कर रहा है, वो भी तो मेरे लॉन्ग टर्म एसेट वैल्यूएशन के अंदर ही आता है ना।
तो दैट मीन टू से मेरी नेट वर्थ, कैश एंड लिक्विड एसेट, मार्केटेबल एसेट, लॉन्ग टर्म एसेट, पर्सनल एसेट, ये सारे कैलकुलेट करूंगा। जब यहाँ पर बिलियन की वैल्यू आ रही है ना, बिलियन 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 ऑफ रुपीज, देन आई एम अ बिलियनियर। पॉइंट क्या है? पॉइंट क्या है? क्या हमारी नेटवर्थ स्टेटमेंट तैयार है? आर वी मेकिंग अवर नेटवर्थ स्टेटमेंट? हुज नेटवर्थ स्टेटमेंट? योर नेटवर्थ स्टेटमेंट। You want to include the net worth of your wife? Include that. You want to include the net worth of your husband? Include that. Your family? Include that. Independent you want to make it. Consolidate you want to make it. But the point here is, what is the your net worth or your family's net worth? That means to say director's net worth. That means to say partner's net worth. Here, the net worth I'm talking about is not the net worth of the business. I'm talking about your net worth. तो जब बिलियनियर बने बायजूस के ओनर, तो उनको कैलकुलेट कर रहे हो, उनकी 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 अपनी नेटवर्थ देखेंगे तो टोटल वैल्यूएशन वो क्रॉस कर रही है, क्रॉस कर रही है। अब किस तरह से कर रही है? क्योंकि सेकंड पॉइंट के ऊपर आपने पूरी तरीके से ध्यान दे दिया। सेकंड पॉइंट क्या ध्यान दे दिया आपने? पहला है इन्वेस्टर। लाइक थिंक लाइक ए इन्वेस्टर माय डियर फ्रेंड, थिंक लाइक इन्वेस्टर। क्योंकि डे टू डे बेसिस के ऊपर हम अपने फंड को मैनेज कैसे कर रहे हैं, कितने पैसे आपके कैश इन हैंड में है, कितने फिक्स डिपॉजिट के अंदर है, कितने लॉन्ग टर्म एसेट्स के अंदर हैं। सेकंड पॉइंट पे आ जाते हैं, बिजनेस। बिलियनियर बिजनेस को अपना एक की एसेट मान के चलते हैं, और दिस इज द हाईएस्ट रेट ऑफ रिटर्न गिविंग एसेट इन योर कंपनी। पहला तो मैं ये बोल रहा हूं कि अब बिजनेस को भी आप किस तरह से देख रहे हो? एज ए इन्वेस्टर देख रहे हो, और बिजनेस होना ही चाहिए। तो आप मुझसे ये कह रहे हो कि इसका मतलब जगमोहन ये हुआ कि अगर मैं जॉब कर रहा हूं और फिक्स सैलरी मिल रही है, अगर मैं जॉब कर रहा हूं और मुझे फिक्स सैलरी पर मंथ मिल रही है, तो मेरा बिलियनियर बनना मुश्किल है। मैं नहीं बन पाऊंगा बिलियनियर अगर मैं जॉब कर रहा हूं। हाँ, हार्ड कोर रियलिटी तो यही है। हार्ड कोर रियलिटी तो यही है कि अनटिल एंड अनलेस आप इन्वेस्टर नहीं हैं, तो आप बिलियनियर नहीं बनेंगे। आपकी इन्वेस्टमेंट के अंदर एक बहुत बड़ा एसेट अगर बिजनेस नहीं है, तो बड़ा डिफिकल्ट है बिलियनियर बनना, बड़ा डिफिकल्ट। सेविंग कर करके कर करके कर करके कर करके कर करके कितने पैसे जोड़ लेंगे? सेविंग करते 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 कितने पैसे जोड़ेंगे? दैट इज द पॉइंट, दैट इज द पॉइंट। एंड सेविंग कर करके मैं कितनी कंपनियों के इक्विटी शेयर करूंगा और अपनी कैपिटल को इंक्रीज कैसे करूंगा? तो गेम बड़ी है, गेम बड़ी है। तो सेल्फ मेड बिलियनियर जितने भी आप पास्ट में देख रहे हैं, वो सेविंग करके नहीं बने, ये पास्ट का ट्रेंड है। अगर हम लॉजिकली एनालाइज करते हैं, तो वहां पर भी पता लगता है कि वी नीड टू हैव अ व्हीकल, मनी मेकिंग इंजन, मनी मेकिंग मशीन, मनी जनरेटिंग एस्पेक्ट, जिसका नाम दिया है हमने बिजनेस का। तो आज मैंने ना एक बड़ा इंपॉर्टेंट सीक्रेट आपको रिवील किया है। अब आप देखो, गूगल पे सर्च करते जाना सेल्फ मेड बिलियनियर के अंदर, सेल्फ मेड बिलियनियर के अंदर। तो आपको जो परसेंटेज मिलने वाली है, जो परसेंटेज मिलने वाली है, जो नाम मिलने वाले हैं, चाहे वो एप्पल के ओनर का नाम आ जाए, चाहे वो फेसबुक वाले का नाम आ जाए, चाहे किसी का भी नाम आ जाए, तो उनकी नेटवर्थ में, उनकी इन्वेस्टमेंट के अंदर एक बहुत बड़ा जो एसेट है वो बिजनेस है। तो सेकंड पॉइंट बड़े अच्छे से समझ लो। लेकिन हम बिजनेस कर किस तरीके से रहे हैं? किस तरीके से हम बिजनेस कर रहे हैं? माइंडसेट में एक बार ट्रांसफॉर्म करके देखना कि हम तो बिजनेस भी जॉब की तरह ही कर रहे हैं। इसका मतलब क्या करते हो? मैं मैन्युफैक्चरिंग जो प्लांट है जी हमारा, क्या करते हो? ट्रेडिंग करते हैं जी। क्या करते हो? हम सर्विस प्रोवाइडर। क्या करते हैं? प्रोजेक्ट्स हैं जी हमारे चल रहे। क्या करते हो? बिल्डर हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं।
सो लाइक किस तरह से बिजनेस कर रहे हैं? सुबह उठे, ध्यान आया, उसको माल सप्लाई करना है, उससे पेमेंट रिसीव करनी है, मशीनरी अरेंज करनी है, प्लांट एंड मशीनरी के एस्पेक्ट के अंदर एक मशीन खराब हो गई है, उसका एक पार्ट जो है वो जर्मनी से इंपोर्ट करना है, रिपेयर मेंटेनेंस वाले को बुलाना है। उठे तो 3000 पॉइंट दिमाग में उस बिजनेस की रूटीन एस्पेक्ट को लेके चल रहे थे और पहुंच गए ऑफिस या फैक्ट्री। तो लॉकडाउन के अंदर घर से ही फोन पे मैनेज करते हुए करते 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 आज की सारी प्रॉब्लम को सोल्व कर लिया, सारी प्रॉब्लम सोल्व कर दी। सारी कभी होती है क्या? कभी नहीं होती। 50% सोल्व कर दी, 30% सोल्व कर दी। और सबसे बेहतरीन तरीका जिससे हमने बिजनेस को रन किया वो है अपने जितने भी एम्प्लॉइज हैं उनके अंदर कमियां ढूंढी, उनके फॉल्ट ढूंढे। ये कैसे कर दिया, वो कैसे कर दिया, ये नहीं करना चाहिए था, अरे कमाल है, तुम तो लुटवाओगे बिजनेस को, ऐसे कैसे करोगे। डांट दिया, झाड़ दिया, नहीं कर दिया, कुछ भी कर दिया, वट एवर डन। और बिजनेस को सम हाउ एनी हाउ जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं जो सप्लाई करनी है वो करवा दी। एंड बाय द एंड ऑफ द डे दिन खत्म हो गया, अगला दिन फिर आया। तो ऐसी स्टोरी बहुत से लोग मेरे से शेयर करते हैं जो बिजनेस रन कर रहे हैं जब उनसे बात होती है। बट there is another category, there is another category. They are the people who are looking their business as a investor. So at the same time they are CEO of their business and at the same time they are the investor in the business. As a CEO, when they do the business they look at the operational activity and make a system around the business. And as a investor कहां पर ध्यान जाता है? बैलेंस शीट के ऊपर, नेटवर्थ के ऊपर। वो ध्यान जा रहा है उसकी आरओआई के ऊपर, प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर, जीपी रेशो के ऊपर, कैश फ्लो के ऊपर, लिक्विडिटी के ऊपर, कि बिजनेस को एज ए इन्वेस्टर मैं देख रहा हूं, बिजनेस को अब एज ए इन्वेस्टर देख रहा हूं। सो आर यू एबल टू रिलेट विद माय पॉइंट? व्हाट इज कमिंग इन योर माइंड? What is coming in your mind? Any question, any observation, any direction, or you want to give direction to my discussion? You can also write your comment in the chat box. Yes. तो अब यहां पर मैं किस तरफ आपका ध्यान लेके आना जा रहा हूं? सबसे पहला मैं आपसे शेयर कर रहा हूं एज ए इन्वेस्टर वाला माइंडसेट मैं लेके चल रहा हूं। अगर मैं बिलियनियर बनना चाहता हूं, अगर मैं बिलियनियर नहीं बनना चाहता, आगे ग्रोथ पर्सपेक्टिव नहीं है, तो ये सेशन उनके लिए नहीं है। द पॉइंट हियर इज, जैसा कि राजेंद्र शुक्ला जी ने कहा, लॉन्ग टर्म प्लान, the journey we are into. So that mean to say we are creating value, we are creating assets, we are creating in the long term। सोच रहे हैं इन्वेस्टर की तरह, इन्वेस्टर। और इन्वेस्टमेंट के अंदर एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट किस चीज का था? बिजनेस का था। और बिजनेस को भी किस एंगल से देखा? अपने बिजनेस को भी, अपने बिजनेस को भी। इसका मतलब ये हुआ कि अपने बिजनेस को अगर हम इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो फाइनेंस की समझ रख रहे हैं क्या उसके अंदर? फाइनेंस की, कैश फ्लो की। बगैर फाइनेंस और कैश फ्लो की समझ के कैसे बनेगी बात? इसलिए मेरा थर्ड पॉइंट आपसे क्या है? स्केलेबल। स्केलेबल बिजनेस हमने सेटअप कर दिया, बिजनेस सेटअप कर दिया, और अब कैसे बढ़ने वाली है उसकी वैल्यूएशन, कैसे बढ़ने वाला है वो एस्पेक्ट। सबसे पहले तो जब मैं एज ए इन्वेस्टर अपने बिजनेस को देख रहा हूं, और इसका मतलब है बिजनेस वो है जो कोई प्रॉब्लम सोल्व कर रहा है। अब जो प्रॉब्लम सोल्व कर रहा है तो वो प्रॉब्लम मैं कितने लोगों की सोल्व कर रहा हूं? जब बायजूस वाला बिलियनियर बना है तो वो कैसे बना? सबसे पहले उसने आईआईटी का एग्जाम दिया, एग्जाम देने के बाद आईआईटी कह रहा हूँ, आईआईटी का जो एग्जाम दिया था, राइट, ओके, जो एग्जाम था वो एंट्रेंस एग्जाम या कैट,
एग्जाम दिया, वो बना, फिर उसने हेल्प करना शुरू किया कुछ स्टूडेंट को, उनको पढ़ाना शुरू किया, पढ़ाते तो उन्होंने देखा कि ये वाली जो नॉलेज है वो मैं कैसे और ज्यादा लोगों को दे सकता हूँ। मॉडल से मॉडल बनते चले गए, मॉडल से मॉडल बनते चले गए, और स्केलेबल हो गया। मैक्सिमम लोगों की प्रॉब्लम को सोल्व किया जा रहा है, मैक्सिमम लोगों की, यानी कि बिजनेस वही है जो स्केलेबल है। अगर बिजनेस स्केलेबल नहीं है, रेप्लिकेबल नहीं है, तो बात बनने वाली नहीं है। तो यानी कि अगर उसकी अपनी इनहेरेंट लिमिटेशन है तो वो स्केलेबल नहीं हो सकता। इनहेरेंट लिमिटेशन का क्या मतलब है कि यू आर गुड एट समथिंग और आपके पास वो लिमिटिंग फैक्टर आ गया। जैसे एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी मेरे एक दोस्त हैं वो सुनाते हैं। कहते हैं कि somebody was doing the business of massage, वो मसाज कर रहे हैं, मसाज कर रहे हैं, उसने भगवान से प्रार्थना की कि भगवान मुझे इतना बिजनेस दे, इतना बिजनेस दे, इतना बिजनेस दे कि बस मजे आ जाए। तो भगवान ने कहा तथास्तु। तो उसके बाद उसकी मसाज पार्लर के बाहर कस्टमर की लाइन लग गई, लाइन लग गई, इतनी लंबी लाइन लग गई, इतनी लंबी लाइन लग गई, किलोमीटर के किलोमीटर लाइन लग गई। अब अब मसाज 1 घंटे में करेगा, एक पर्सन की करेगा, किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई है। तो बताइए कि जो लास्ट में खड़ा है या इवन मिडल में खड़ा है उसकी बारी कब आने वाली है? 3 महीने बाद, 4 महीने बाद। तो क्या 4 महीने वो लाइन में लगे रहेंगे मसाज पार्लर की? इसका मतलब है कि हमारा बिजनेस ना उस तरीके से रेडी भी नहीं है। हम कहते हैं सेल हो जाए, सेल हो जाए, सेल हो जाए, और जब सेल की सुनामी आती है तो बिजनेस ही क्रैश हो जाता है, उसको हैंडल भी नहीं कर पाएंगे। कौन कर पाएगा हैंडल? वही कर पाएगा हैंडल जिसका बिजनेस स्केलेबल मॉडल के हिसाब से चल पा रहा है। क्या उसने मसाज की फ्रेंचाइजी पार्लर आगे ओपन करनी है या ब्रांचेस खोलनी है, या उसने 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 जो आइटम बनाता है, जिस तेल से मसाज करता है, तो मसाज तो वही करेगा, बट उसने उसका जो ऑयल था उसको सेल आउट करना शुरू कर दिया, पहले रिटेल के अंदर, फिर होलसेल के अंदर, उसका ऑल ओवर इंडिया के अंदर अब नाम भी हो गया है उस ऑयल के द्वारा। जैसे हमारे बाबा रामदेव जी ने पतंजलि के अंदर योग करना सिखाया, योग करते 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 सिखाते सिखाते उसके अंदर प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किए, प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करने के बाद वो प्रोडक्ट ज्यादा बिकने शुरू हो गए हैं एज कंपेयर टू द योगा। और वो प्रोडक्ट पतंजलि का जाने कहां से लेके उन्होंने मल्टीप्लाई किया, विच इज अमेजिंग, विच इज गुड। अब वो बिजनेस के अंदर कन्वर्ट हो गया और वो स्केलेबल मॉडल बन गया, और उसके बाद बहुत सारी पतंजलि की दुकानें खुल गई हैं और हर जगह पे डिमांड क्रिएट हो गई है। तो बॉटम लाइन के अंदर अब मास की प्रॉब्लम को वो सोल्व करने में सक्षम है, तो बन गए बिलियनियर, बन गए बिलियनियर। क्या पॉइंट मैं आपका लेके आना चाह रहा हूं? मैं लेके आना चाह रहा हूं 7 सीक्रेट के अंदर मुझे कैसे सोचना है। मुझे सोचना है एज ए इन्वेस्टर, एज ए इन्वेस्टर सोचना है। मेरी टोटल इन्वेस्टमेंट के अंदर एक बहुत बड़ा हिस्सा किसका है? बिजनेस का। क्योंकि बिजनेस के द्वारा ही बिलियनियर बन पाओगे, खाली जॉब से बात बनने वाली नहीं है। स्टार्ट कर दो पार्ट टाइम से, और कब ये फुल टाइम बन जाएगा और कब ये स्केलेबल बन जाएगा। और वो जो मासेस की प्रॉब्लम को सोल्व करने वाला है, मासेस की प्रॉब्लम, यानी कि लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पीपल, सिर्फ आपके रिस्पेक्टिव गली मोहल्ले के अंदर नहीं, बल्कि उस सिटी के अंदर नहीं, स्टेट के अंदर नहीं, कंट्री के अंदर नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर सर्विंग ह्यूमैनिटी। वो प्रॉब्लम क्या इतनी इंपॉर्टेंट है? मैं क्यों कह रहा हूं ये? मैं कह रहा हूं कि हम जो बिजनेस कर रहे हैं, पहले वो देखे तो सही हम बिजनेस क्या कर रहे हैं। क्योंकि कुछ लोग मुझसे ये भी बात करते हैं कि जुमन बताओ क्या करे यार, क्या मैं टिकियां बेच लूं क्या? अच्छा अच्छा, मैं ट्रेडिंग कर लूं, चाइना से माल इंपोर्ट कर लूं और उसको बेच दूं, चांदनी चौक से मैं कुछ सामान लेके लाजपत नगर सप्लाई करना शुरू कर दूं, कि पानी की दुकान खोल लूं, कि हलवाई की दुकान खोल लूं, कि रेस्टोरेंट खोल लूं, कि क्या करूं? मतलब क्या बिजनेस करूं, कैसे काम करूं, क्या करूं जिससे कि मैं बिजनेस के अंदर आ जाऊं, जिसमें ग्रोथ हो, जिसमें प्रॉफिट हो? नहीं बनेगी बात जब तक हम इस पर्सपेक्टिव से सोच रहे हैं कि चलो रेस्टोरेंट खोल लेते हैं, क्या बिजनेस करूं, आजकल रेस्टोरेंट बहुत चलते हैं। तो ये बिजनेस जो है वो बिलियनियर तो बनने वाला है ही नहीं, वो स्केलेबल हो ही नहीं सकता, मल्टीपल होने वाला है ही नहीं। क्योंकि ना तो उस बिजनेस की प्रॉब्लम डिफाइन थी कि भैया बिजनेस कर क्यों रहे हो, एज ए प्रमोटर, एज ए ओनर, बिजनेस कर क्यों रहे हो? अगर सिर्फ मनी मेकिंग के लिए बिजनेस कर रहे हो तो मैं आपको लिख के दे सकता हूं, लिख के दे सकता हूं कि तुक्का लग गया तो लग गया,
इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस ऐसे बन गए तो बन गए, बहाव में बह गए तो बह गए, अदरवाइज बिलियनियर तो ना बनते, बिलियनियर ना बनते। सिर्फ पैशनेट लोग जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सोल्व कर रहे हैं। एप्पल ने क्या प्रॉब्लम सोल्व की, सोचो जरा। फेसबुक ने कौन सी प्रॉब्लम सोल्व की, सोचो जरा, सोचो। बायजूस वाले ने क्या प्रॉब्लम सोल्व की, सोचो जरा। लेटेस्ट देख लो ना, पेटीएम वाले ने, पेटीएम पेटीएम ऑनलाइन क्या प्रॉब्लम सोल्व की, लुक एट दैट एस्पेक्ट। और क्या वो प्रॉब्लम मासेस की सोल्व की, स्केलेबल मॉडल के हिसाब से सेल की। इस पर्सपेक्टिव से बिजनेस को देखना शुरू करना पड़ेगा हमें। यानी कि अगर हम सपने तो देख रहे हैं, मुकेश अंबानी रिचेस्ट एशियन एंड थर्ड रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड, उस डायरेक्शन के अंदर हम सोच रहे हैं और हम कहते हैं कि वाह यार क्या बिजनेस करते हैं, जिस बिजनेस में हाथ डालते हैं वो बिजनेस मल्टीप्लाई करना शुरू कर देता है। उल्टे तरीके से देखो, मतलब उल्टे कह रहा हूं, सीधे तरीके से देखो इसको, जरा इसको इस एंगल से देखो। क्या आपको वो इन्वेस्टर नहीं लगता? आपको वो नहीं लगता कि वो एक बिजनेस कर रहा है, और बिजनेस भी ऐसा कर रहा है जो कि मासेस की प्रॉब्लम को सोल्व कर रहा है, और जो बिजनेस का मॉडल है वो स्केलेबल मॉडल है। जरा इस 3 पॉइंट के नजरिए से देखना शुरू करो, और फिर हम अपने बिजनेस को देखेंगे, अपनी लाइफ को देखेंगे कि मेरी लाइफ के अंदर ये 3 पैमाने किस लेवल के ऊपर आ रहे हैं। अगर मैं अपने बिजनेस को स्केलेबल कर ही नहीं सकता, देखो ना अपने बिजनेस को, क्या आपका बिजनेस स्केलेबल है? अब मेरे एक जानकार हैं, वो बाइसिकल पार्ट्स बनाते हैं, फिर उन्होंने बाइसिकल भी बनानी शुरू कर दी। तो उन्होंने कहा यस मेरा बिजनेस स्केलेबल है। तो क्या करना पड़ेगा? वो कहते हैं कि स्केलेबल तो है, लेकिन मैं तो ओईएम को सप्लाई कर रहा था, यानी कि जो बड़े बड़े ब्रांड हैं उनको मशीनें बना बना, साइकिलें बना बना के सप्लाई कर रहा था। अब स्केलेबल मॉडल किसका है? उसका जो इससे माल खरीद रहा है। ज्यादा से ज्यादा ये माल बना के उसको सप्लाई कर पाएगा ना। क्या करना पड़ेगा? अपना ब्रांड लॉन्च करना पड़ेगा, ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर सप्लाई करना पड़ेगा, तो वहां से बनेगा वो स्केलेबल। तो यानी कि कुछ लोग कहते हैं कि जिमोन कोई बिजनेस बताओ यार बड़ा अच्छा सा हो। एक काम करते हैं, बड़ी कंपनी का जॉब वर्क करेंगे, फिक्स बिजनेस आता है। बड़ी कंपनी का जॉब वर्क करेंगे, फिक्स बिजनेस आता है, पेमेंट की टेंशन कोई नहीं। माल बनाया, कंपनी को दिया, कंपनी की 45 दिनों में, 6 महीनों में, 60 दिनों में, 90 दिनों में पेमेंट आ गई। तो जॉब वर्क करना शुरू कर दिया, ओईएम सप्लायर बन के हमने मैन्युफैक्चर किया या ट्रेड किया या होलसेल किया या बड़ी बड़ी डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले ली है। वो ना एक फिक्स्ड साइकिल के अंदर अब हम आ चुके हैं, फिक्स साइकिल के अंदर। ऐसा नहीं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ओईएम सप्लायर है तो बड़ी अच्छी बात है, अगर आप डिस्ट्रीब्यूटरशिप किसी की ली हुई है तो बहुत ही अच्छी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दैट इज गुड, आप वो कर रहे हो। बट पॉइंट यहाँ पर यह है कि जो आप कर रहे हो ना, फिर उसकी अपनी लिमिटेशन है। वो लिमिटेशन आपकी डे टू डे की कैश की रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रही है, आपकी नेटवर्थ को एक लेवल तक इंक्रीज कर रही है, दिल में शांति, दिमाग में शांति लेके आ रही है, दैट इज वन। बट वो दायरा फिर वही रहेगा। जैसे अगर कोई जॉब कर रहा है तो उसकी सैलरी बढ़ते 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 बढ़ते, जब उसने जॉब शुरू की तो 10,000 सी, 1 लाख रुपए सैलरी हो गई, 2 लाख सैलरी होगी, 5 लाख महीना सैलरी हो गई, तो उसकी लिमिट आ गई 5 लाख महीने सैलरी की। समथिंग हैपेंड टू द एम्प्लॉयर, तो फिर वो अनएम्प्लॉयड है। तो उस तरह का कोई और एम्प्लॉयर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये क्वेश्चन है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। उसके बाद फिर वो मन में गिल्ट मोड रहता है कि नहीं यार मेरी तो वर्थ हो चुकी है, मैं तो 5 लाख महीने का एम्प्लॉय हूँ। उसी तरीके से जिस ओईएम सप्लायर को हम दे रहे हैं उस कंपनी में कुछ हो गया, तो नए ओईएम सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन, जिस कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, तो वो इम्प्लॉई और ये फिक्स्ड वाला एस्पेक्ट एक ही तरीके से चलता रहेगा, बिलियनियर बनने वाले है नहीं। जैसे कि शेयर किया शुक्ला जी ने कि आई वॉज डूइंग फॉर ब्रिटानिया बट स्टॉप्ड एंड स्टार्टेड ऑन ब्रांड। कमाल है, अमेजिंग है, कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बढ़िया, यू आर अ बिलियनियर राजेंद्र शुक्ला जी, अमेजिंग, अमेजिंग। देखो, अब जब तक हम अपना ब्रांड एस्टेब्लिश नहीं कर रहे मार्केट के अंदर, भाई डिपेंड करता है ना कि आपके पर्पस ऑफ लाइफ क्या है। देखो, पर्पस ऑफ लाइफ से रिलेट होना चाहिए, हर किसी को बिलियनियर नहीं बनना। अच्छा तो
भाई ठीक है, थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है, तो आप अपना माइंडसेट देखो, लाइवलीहुड देखो, बट दिस सेशन is for those who are ready to work with me, along with me, and go to the next level, and be the part of that billionaire. कैश फ्लो की पावर के द्वारा पूरी तरीके से हम उस रास्ते के अंदर हैं, दुनिया में आए हैं तो कुछ करना है ना, उसके बाद मासेस की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो बिल्कुल राइट डिसीजन है। इसका मतलब है कि मैं अपने बिजनेस के अंदर ओईएम को भी सप्लाई कर सकता हूं एट द सेम टाइम, एंड और नहीं, एंड अपना ब्रांड भी एस्टेब्लिश करके नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेके जा सकता हूं। जब इस दुनिया में भगवान ने आपको यूनिक बनाया है, वो टैलेंट दिया है, वो आइडियाज दिए हैं, तो उसकी इंप्लीमेंटेशन में देर क्यों हो रही है? इसका मतलब है कि आपके पास जो टैलेंट है, उस टैलेंट को अगर आप यूटिलाइज नहीं कर रहे, मासेस की प्रॉब्लम को सोल्व नहीं कर रहे, तो ये डिसरिस्पेक्ट है गॉड के लिए भी, यूनिवर्स के लिए भी, कि उन्होंने आपके अंदर ये टैलेंट दिया, वो टैलेंट दबा के बैठे हो। जैसे बायजूस वाले के पास अगर टैलेंट था, तो उसका फर्ज बना कि ये टैलेंट से मैं सभी को अवेयर कराऊं, अवेलेबल कराऊं, उसने करा दिया, तो बाय नेचुरली वो बन गया ना बिलियनियर। ठीक है, डन, एंड ही इज अमेजिंग इन्वेस्टर एंड अ बिजनेस ओनर, एंड हिज बिजनेस मॉडल इज स्केलेबल। एट द सेम टाइम यहां पर मैंने पूरी तरीके से आपसे उस पर्सपेक्टिव की बात की है, उस पर्सपेक्टिव की बात की है। आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फिर क्या आ जाता है? कैश फ्लो मास्टरी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कैश फ्लो मास्टरी। इसका मतलब है कि जब हम इन्वेस्टर की तरह सोच रहे हैं, उसमें एक बड़ा एसेट बिजनेस का है, उस पे सोच रहे हैं, अभी इन्वेस्टर के अंदर भी जो अलग 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 हमने मनी मेकिंग इंस्ट्रूमेंट क्रिएट किए हैं, हो सकता है एफडी करवा रखी हो। अब एफडी करवाई क्योंकि इनफ्लो आया था, सरप्लस पैसा मेरे पास अवेलेबल था, उसको उठा के मैंने एफडी के अंदर डाल दिया, उसके ऊपर इंटरेस्ट इनकम आई, उस इंटरेस्ट इनकम को मैंने री इन्वेस्ट कर दिया। री इन्वेस्ट करने के बाद जो फंड अवेलेबल थे, उसको मैंने कितना पैसा बिजनेस को देना है, कब देना है, ताकि उसके कैश फ्लो की रिक्वायरमेंट पूरी होती रहे। कहां पर मैं अपनी बिल्डिंग, लैंड, एसेट के अंदर पैसे पार्क करूं, जब जरूरत पड़े तो मैं टर्म लोन ले सकूं और बिजनेस में इन्वेस्ट करूं, या अपनी ऑब्लिगेशन को फुलफिल करने के लिए करूं। तो कैश फ्लो, इनफ्लो कब आ रहा है, कब आ रहा है, आउटफ्लो कब जा रहा है, उसको प्लान करने के लिए मुझे क्या करनी होगी? मुझे करनी है कैश फ्लो की मास्टरी। कैश फ्लो की मास्टरी। अच्छा, आपकी कैश फ्लो की मास्टरी करने के लिए तो मैंने ऑलमोस्ट बहुत सारी चीजें इस पोर्टल के ऊपर दे दी है। ये देखो ना, जैसे ही आप जेएस से ऑनलाइन पे जाते हो, जेएस से ऑनलाइन पे जाने के बाद मैं जब कैश फ्लो मास्टरी का एक फर्स्ट बेबी स्टेप, एकदम पहला पहला बेबी स्टेप, जिसको तो आप ले ही लो, जिसको तो आप ले ही लो, ये तो मतलब जीरो ब्रेनर है। वो क्या है? 6 जार सिस्टम। ये देखो कि क्या मैंने 6 जार सिस्टम अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर दिया कि नहीं कर दिया। ये देखो, टॉपिक कोड में गए, 291 6 जार टेक्नोलॉजी, हाउ 6 जार सिस्टम वर्क। इसका वीडियो भी है और इसका फॉर्मेट भी है। चलो फॉर्मेट के ऊपर देखते हैं। भाई फॉर्मेट के अंदर मैंने आपको बताया कि जब 6 जार सिस्टम के अंदर जो भी पैसा आपको मिल रहा है, जो भी पैसा आपको मिल रहा है, चाहे आप अपने बिजनेस से सैलरी ले रहे हो, फिक्स्ड डे को सैलरी ले रहे हो, या इंटरेस्ट ऑन अनसिक्योर्ड लोन ले रहे हो, या रेंटल इनकम ले रहे हो, जो भी चीजें आप बिजनेस से ले रहे हो, तो क्या उसको हम 6 पार्ट में डिवाइड करके चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? यानी कि सबसे बेसिक क्या था कि भाई 10% पैसे तो अपने हमने फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट के लिए रख लिए, इन्वेस्ट करने हैं, है ना इन्वेस्टर। जो इनफ्लो आपकी लाइफ के अंदर आया, कैश फ्लो मास्टरी करते हुए पहला बेसिक डिसिप्लिन अपनी जिंदगी में डाला कि आपके बैंक अकाउंट खुले हुए हैं। मान लीजिए आपको मिल गए बिजनेस से 10 लाख रुपए या 5 लाख रुपए, तो आपने 55% नेसेसिटी के लिए अलग कर दिए, 2,75,000 डाल दिए अपने आईसीसी बैंक के अंदर। भाई 10% आपने डाल दिए फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट में, उसको क्या करेंगे? इन्वेस्ट करेंगे। लॉन्ग टर्म सेविंग में 10% डाल दिए, एजुकेशन में 10% डाले, प्ले के अंदर 10% डाले, और समाज कल्याण के लिए भी 5% गिव अकाउंट में डाले। तो ये पहला बेसिक डिसिप्लिन है जो नेटवर्क के अंदर डिफाइन किया गया है। अब ये देखो, ये नेसेसिटी अकाउंट है ना, ये जीनी के चिराग की तरह काम करता है।
नेसेसिटी अकाउंट जीनी के चिराग की तरह काम करता है। वो कैसे करता है, मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूँ। अब क्या हुआ कि फिक्स अमाउंट आपने अपने बिजनेस में से विड्रॉ किया, फिक्स अमाउंट भाई सैलरी का, सब चीजों का, वो आ गया आपकी लाइफ के अंदर, फिक्स वो अमाउंट आ गया। उसको आपने आईसीआईसी बैंक में डाल दिया, किसी बैंक में डाल दिया, एसबीआई, जो भी आपका बैंक अकाउंट है, मतलब बैंक का नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, बैंक इंपॉर्टेंट है। अब उसकी मोबाइल ऐप आपके मोबाइल के अंदर भी है। अब 55% उसके अंदर आ रहा है। अब वाइफ ने कहा कि देखो जी लॉकडाउन आने वाला है, ग्रोफर से ऑनलाइन सामान मंगाना है, तो जरा मैंने ये लिस्ट बना दी, ऑर्डर कर दिया। तो उसने ओटीपी मांगा आपसे और आपने अपनी वाइफ को ओटीपी दे दिया, और खटक करके अगले दिन ग्रोफर से आपके घर में होम डिलीवरी हो गई, आपके खाने पीने के सामान की, आटा दाल चावल सब कुछ आ गया। ये कहां से आया? ये आपके नेसेसिटी अकाउंट में से आया। आपने खाली उसमें से पेमेंट कर दिया। अगर खुद आप ऑर्डर करते हो ऑनलाइन तो खुद ऑर्डर कर दो। तो यानी कि बच्चों के स्कूल की फीस पे करनी है, खट 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 ऑनलाइन पेमेंट हो गया। आपने कुछ भी शूज, कपड़े, जिंदगी कुछ भी सामान खरीदना है जो आपकी चीजें लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है, नेसेसिटी है, तो वो इधर बिजनेस में पैटर्न हुआ पड़ा है। आप मासेस की प्रॉब्लम को सोल्व कर रहे हो, बिजनेस के अंदर मासेस की प्रॉब्लम सोल्व कर रहे हो। अच्छा, एट द सेम टाइम एज ए ओनर और सीईओ ऑपरेट कर रहे हो, तो आपको भी सैलरी मिलनी चाहिए। आपको जो सैलरी मिलती है उसका 55% आप अपने आईसीआईसी बैंक में, अपने मेन बैंक में रखते हो, बाकी पैसे आपके इन्वेस्टमेंट में चले जाते हैं, वहां से रेगुलर खर्चे होते हैं। इसके अंदर नेसेसिटी में बहुत सारा सरप्लस बच जाता है, उसको उठा के फिर अपने आपने फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट में डाल दिया, इन्वेस्ट कर दिया, या आपने एजुकेशन के लिए पैसा इस्तेमाल कर दिया। तो ये एक ऐसा ऑटोमेटिक मैकेनिज्म बन गया कि आपको चिंता ही नहीं करनी पड़ती। वरना पहले बड़ी चिंता होती थी कि मेरे बैंक में तो मेरे तो बिजनेस के अंदर ओवरड्राफ्ट लिमिट चल रही है, सीसी लिमिट चल रही है, अगर मैं उसमें से पैसे विड्रॉ करके अपने सेविंग अकाउंट में रख लूंगा तो वहां ब्याज लगना शुरू होगा। तो अंदर ना अजीबो गरीब तरीके के हमने ना बड़े सारे वहम पाले हुए हैं, और परेशान ही रहते हैं कि पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। तो क्योंकि कैश फ्लो मास्टरी लाइफ में है नहीं, 6 जार सिस्टम फॉलो कर नहीं रहे, ना तो नेसेसिटी अकाउंट है हमारा, ना तो हमारा इन्वेस्टमेंट अकाउंट है, ना तो हमारा एजुकेशन अकाउंट है, ना प्ले अकाउंट है, ना गिव अकाउंट है, अलग अलग बैंक अकाउंट खोले नहीं हुए। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारी जिंदगी में हमेशा पैसों का एक अभाव रहता है। दिमाग के अंदर एक लगातार सिग्नल मैनिफेस्ट होता रहता है कि यार पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, पर्सनल लाइफ में पैसे नहीं है, बिजनेस के अंदर पैसे नहीं है, गोवा घूमने जाना है, स्विट्जरलैंड जाना है, अमेरिका जाना है, 5 लाख लग जाएंगे, 10 लाख लग जाएंगे, 20 लाख लग जाएंगे। चलो समडे वन डे जब हम भी अमीर बनेंगे तो हमारे पास भी पैसे हुआ करेंगे। नहीं, कैश फ्लो मास्टरी को अपनी लाइफ में ले आओ और शुरुआत कर लो। अगर आप 10,000 रुपये महीने का कमाते हो तो भी 6 जार एप्लीकेबल है। 1 लाख कमाते हो, 10 लाख कमाते हो, 1 करोड़ कमाते हो, कुछ भी कमाते हो, तो ये कैश फ्लो मास्टरी तो चाहिए ना। सुकून की जिंदगी, कंटेंटमेंट की जिंदगी, जितनी चद्दर उसके अंदर वो पांव पसारते हुए उस पैसे को डिवाइड करके अपनी माँ को याद करो ना, अपने पेरेंट्स को याद करो, दादा दादी को याद करो कि पिताजी की कमाई बड़ी लिमिटेड थी। पिताजी की कमाई बड़ी लिमिटेड थी पुराने जमाने में, दादाजी की कमाई बड़ी लिमिटेड थी, लेकिन माँ ने कभी पैसों की कमी होने नहीं दी। बच्चों को पढ़ा लिखा के एडवोकेट बना दिया, चार्टर्ड अकाउंटेंट बना दिया, डॉक्टर बना दिया, इंजीनियर बना दिया, छोटी से लेके बड़ी से बड़ी सारी की सारी ख्वाहिशें पूरी कर दी। मेले में भी ले गए, घुमाने भी ले गए, खाने पीने के लिए भी बढ़िया से बढ़िया दिया, त्योहारों के ऊपर बढ़िया से बढ़िया कपड़े भी दिए। माँ ने ऐसा क्या किया? माँ ना आपकी बहुत बड़ी, माँ आपकी बहुत बड़ी कैश फ्लो एक्सपर्ट है। बहुत बड़ी कैश फ्लो एक्सपर्ट है। उसको मालूम है मनी अबंडेंस से फर्क नहीं पड़ता, वो कैश फ्लो को मैनेज करने से फर्क पड़ता है कि कब पैसा आया, उसको कब खर्चना है, किस अकाउंट में से कितना खर्चना है। आप देखो अभी भी चीनी वाले डब्बे के अंदर, चीनी के डब्बे के अंदर कहीं छुपा के अंदर पैसे पड़े होते थे जब जरूरत पड़ती थी। याद है कंप्यूटर लेना था आपने, मोबाइल लेना था, जिद की थी बाइक लेनी है,
तो किसने दिए थे पैसे? मम्मी ने दिए थे पैसे, दिए थे मम्मी ने पैसे, पापा तो कमा रहे थे, मम्मी ने दे दिए थे। तो याद करो, दैट इज समथिंग इज अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ मनी एट द राइट टाइम। याद कर लो, जब नोटबंदी हुई थी तो कितने पैसे निकले थे घरों से? कितने पैसे निकले थे? सभी की मम्मियों के, भाभीियों के, सभी के निकले थे पैसे नोटबंदी के अंदर। तो दैट वाज ऑल अबाउट द कैश फ्लो मैनेजमेंट, क्योंकि माँ को मालूम रहता है कि कब, किस समय किस बात की रिक्वायरमेंट आने वाली है। बेटी घर में आएगी तो उस समय उसको कुछ देकर ही भेजना है, तो उसके भी फंड का अवेलेबल रहता है। शादी आने वाली है तो उसके लिए भी फंड का अरेंजमेंट करके चलना है। तो माय डियर फ्रेंड, कैश फ्लो मास्टरी, आप इन्वेस्टर की तरह सोचो। सोचो माँ इन्वेस्टर बन जाए तो, माँ को बिजनेस करना आ जाए तो। आता है, बहुत सारी माएँ भी देख रही हैं, मदर्स देख रही हैं, आज की यंग मदर्स देख रही हैं, डायनामिक मदर्स देख रही हैं। वो जो गॉड गिफ्टेड टैलेंट है ना पेशेंस का, सर पेशेंस जो है ना, वो गर्ल से, लेडी से सीखो। नतमस्तक हो वुमेन, वुमेन पावर। द काइंड ऑफ पेशेंस यू हैव इन योर लाइफ, अमेजिंग। ये भगवान की गिफ्ट है आपके ऊपर, बहुत जबरदस्त है। तो आपको तो मिलेनियर बिलेनियर बनने से कोई रोक ही नहीं सकता, तो वो सीखो। तो अगर हम इन्वेस्टर की तरह सोच रहे हैं और वुमेन की तरह हमारे अंदर जो है वो पेशेंस है, और हम चीजों को मैनेज करना जानते हैं बड़े तरीके से, तो कमाल हो गया। कमाल हो गया उससे। तो क्या हो गया? इन्वेस्टर बिजनेस कर रहा है, इन्वेस्टर बिजनेस कर रहा है। सोचो, इन्वेस्टर बिजनेस कर रहा है, इन्वेस्टर बिजनेस कर रहा है, बिजनेस को भी इन्वेस्टर की नजर से देख रहा है, उसमें आरओआई कर रहा है, और वो जो प्रॉब्लम सोल्व कर रहा है वर्ल्ड की, वो स्केलेबल प्रॉब्लम है, सभी की प्रॉब्लम है, सभी को सोल्व कर रहे हैं, मल्टीप्लायर तरीके से कर रहे हैं। और कैश फ्लो को तो मैनेज कर रखा है। अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर क्या लगा दिया? अपनी पर्सनल लाइफ में लगा दिया 6 जार टेक्नोलॉजी। और बिजनेस के अंदर क्या लगा दिया? बिजनेस के अंदर क्या लगा दिया? बिजनेस के अंदर देखो, जीएससी ऑनलाइन के अंदर मैंने बता ही दिया कैश फ्लो मॉडल। तो यहां पर उठाकर बिजनेस में लगा दिया कैश फ्लो मॉडल। इसको मेक कॉपी किया मैंने, जैसे ही मेक कॉपी किया तो एक कॉपी आपके सामने खुल के आ गई। तो कैश फ्लो मैनेजमेंट करते 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 बिजनेस के अंदर आपने ऐसे रूल सेट कर दिए कैश फ्लो मॉडल के हिसाब से, और कैश फ्लो की मास्टरी कर दी कि जितना इनफ्लो मेरे पास आएगा उसका एक फिक्स्ड परसेंटेज तो मेरे कैश रिजर्व अकाउंट में जाएगा ही जाएगा, सेपरेट बैंक अकाउंट के अंदर जाएगा ही जाएगा कैश रिजर्व। और अब जो पैसा मेरे पास बचेगा उसको 3 हिस्सों में डिवाइड करूंगा। किसमें? इसेंशियल क्या है? सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, ये हर महीने पे होने ही होने हैं। कभी ऐसा होगा सैलरी टाइम पर पे नहीं करोगे? करोगे। कभी ऐसा होगा बिजली का बिल पे नहीं करोगे? करोगे। कभी ऐसा होगा मोबाइल टेलीफोन का बिल पे नहीं करोगे? करोगे ही। जब करना ही है तो उसको इसेंशियल कैटेगरी का नाम दे दो ना। जैसे आजकल लॉकडाउन के दौरान इसेंशियल कैटेगरियों की मूवमेंट है, इसेंशियल सब कुछ है। तो अपने कैश फ्लो के अंदर भी इसेंशियल डिक्लेयर करो कि सैलरी मेरी इसेंशियल है, ईएमआई मेरी इसेंशियल है, तो उसको तो पे करना ही करना है कैश फ्लो मैनेजमेंट के अंदर। इसेंशियल पे कर दिया, फिर क्या किया? प्रायोरिटी पे कर दो। भाई जो प्रायोरिटी के हिसाब से पे करना है ठक पे कर दो। बाकी जो बचा ड्यूटीज एंड टैक्सेस पे करने के बाद आप कहाँ दे दोगे? टेबल को दे दोगे। फीफो बेसिस के ऊपर, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के बेसिस के ऊपर जितना पुराना बिल है उसको सबसे पहले पे करेंगे। तो आपने पे कर दिया। तो क्या कर दिया? कैश फ्लो मॉडल आपने अपने बिजनेस के अंदर इंप्लीमेंट कर दिया। कर दिया तो मतलब कर दिया, 100% कर दिया। ये देखो, कैश फ्लो मॉडल एकदम सिंपल है, डे वाइज बना हुआ है। 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, 3 अप्रैल से लेके 365 के 365 दिन कितना पैसा मेरे पास था, कस्टमर कितने दे रहे हैं, जीएसटी का पैसा पहले अलग कर दो, कैश रिजर्व अलग कर दो, इसेंशियल की पेमेंट कर दो, ड्यूटीज एंड टैक्सेस की पेमेंट कर दो, प्रायोरिटी की पेमेंट कर दो। बाकी जो बचा वो हम किसको देंगे? अपने सप्लायर को देंगे। सप्लायर को देके जो बचा उसका क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस बन गया ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस बन गया क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस बन गया ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस बन गया क्लोजिंग बैलेंस। क्यों बन गया? कलेक्शन आई, जीएसटी निकाल दिया, रिजर्व में निकाल दिया, इसेंशियल दे दिया, ड्यूटीज दे दी, प्रायोरिटी दे दी, बचाए पेबल को दिया, क्लोजिंग बैलेंस। दैट मीन टू से कैश फ्लो मास्टरी। क्या करना है? पर्सनल लाइफ की कैश फ्लो मास्टरी करने के लिए आपने लगा दी 6 जार टेक्नोलॉजी, जिंदगी आसान हो गई। बिजनेस की कैश फ्लो मैनेज करने के लिए लगा दिया कैश फ्लो मॉडल।
सब कुछ अवेलेबल है जेएसए ऑनलाइन के अंदर। मेरे से 1-to-1 कर लिया करो, मेरे से 1-to-1 कर लिया करो, अपने सवाल रेज कर दिया करो। कहाँ रेज कर दिया करो? अपने सवाल ना ये जीनी के चिराग पे रगड़ दिया करो। कैसे रगड़ने हैं? आपने क्या किया, JSConline.in पे गए, लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से ये रहा जीनी का चिराग, इसको रगड़ो और वहां से हर सवाल का जवाब दो। मैंने होम पेज के ऊपर क्या डाला है, आस्क योर क्वेश्चन, प्रेस कर दो आस्क योर क्वेश्चन के ऊपर। जब आपने आस्क योर क्वेश्चन पे प्रेस किया और मुझसे सवाल पूछा, कुछ भी पूछ लो, ये 6 जार टेक्नोलॉजी मेरे से तो बन नहीं रही, आप बना दो। ये 6 जार टेक्नोलॉजी होती क्या है? एजुकेशन फंड में से बच्चों की फीस दे सकते हैं क्या, कि एजुकेशन फंड के अंदर से अपनी एजुकेशन के ऊपर खर्चा करना है? कैश फ्लो मास्टरी कैसे होगी, किस तरह से होगी, क्या होगी? वट एवर द क्वेश्चन कमिंग इन योर माइंड, जीएसए क्वेश्चन के अंदर पूछ लो, मेरे टेक्निकल सपोर्ट सेंटर में आपका क्वेश्चन चला जाएगा, मैं उसको आंसर कर दूंगा। 4 पॉइंट मैंने कवर कर लिए, अभी और पॉइंट भी है, अभी और पॉइंट भी है। ओके, देखते हैं कमेंट बॉक्स में क्या क्या आ रहा है। राजीव गर्ग जी कह रहे हैं, गॉड हैज सेंट यू एंड राहुल सर टू टेक अस टू द जर्नी ऑफ बिलियनियर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यस, यस राजीव जी, हम आपके साथ में ना एकदम लेफ्ट एंड राइट में आपके साथ खड़े हैं। ये बिजनेस की और मनी की पावर ना आपको एब्सोल्युटली बिल्कुल सही डायरेक्शन में आप हो, और बिलियनियर तो आप बन ही रहे हो। वेलकम टू द बिलियनियर क्लब। और मैं आपको ना हेल्थ एंड वेल्थ क्लब के बारे में भी बताऊंगा। हेल्थ एंड वेल्थ क्लब के अंदर वो बड़े कमिटेड लोग हैं जो कि हेल्थ का ध्यान रखते हुए वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं। किसी को अपनी 6 जार टेक्नोलॉजी पूरी तरीके से करनी है, तो मैंने 1-to-many का एक एस्पेक्ट बनाया है हेल्थ एंड वेल्थ, तो उसके अंदर मैं आपको बताता रहता हूँ। तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको भी राजीव जी उसमें ऐड करूँ, तो आपको टाइम टू टाइम उसके बारे में जानकारी मिलती रहेगी कि किस तरीके से करना। इट इज ओनली इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन जिसके अंदर आप राइट इन्वेस्टर बन रहे हो। भरत जिंदल जी ने कहा, वाओ ग्रेट फीलिंग, थैंक यू, एब्सोल्युटली करेक्ट, ओके थैंक यू सर, चौके छक्के लग जाएंगे, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। रोहन जी, इन 6 जार, इफ इन 1 जार फंड इज नॉट यूटिलाइज, शुड वी इन्वेस्ट इट इन विच जार? बड़ा सही क्वेश्चन पूछा। 6 जार के अंदर देखो, नेसेसिटी अकाउंट में पैसे बच गए ना, नेसेसिटी अकाउंट में पैसे बच गए, तो उसको उठा के आपने फाइनेंशियल फ्रीडम में डाल देना है। नेसेसिटी अकाउंट के पैसों को फाइनेंशियल फ्रीडम में डाल देना ताकि इन्वेस्टमेंट बढ़ जाए। फाइनेंशियल फ्रीडम के पैसों को तो फाइनेंशियल फ्रीडम में ही लगाना है, उसके पैसों को नहीं निकाल सकते। गिव अकाउंट के पैसों को नहीं निकाल सकते, उसको अपनी चैरिटी में ही देना है। एजुकेशन फंड के पैसों को नहीं निकाल सकते, उसके लिए अपनी हायर एजुकेशन यानी कि ट्रेनिंग डेवलपमेंट के ऊपर पैसा खर्च करना है। जितने ज्यादा आप ट्रेन एंड डेवलप है ना, उतनी ज्यादा आपकी इनकम और नेटवर्थ बढ़नी शुरू हो जाएगी। प्ले अकाउंट में से पैसे कहीं नहीं ट्रांसफर करने, प्ले अकाउंट के पैसे खर्च देने हैं। करा लो जो कराना है प्ले अकाउंट के अंदर से। तो किस में से मेनली पैसे निकाल के फाइनेंशियल फ्रीडम में डाल सकते हैं? नेसेसिटी अकाउंट में 55% जाते हैं, उसके सरप्लस को उठा के फाइनेंशियल फ्रीडम में डाल देते हैं। बाकी जो 4 जार बचे हैं उनको एज इट इज ही खर्च दो उसी अकाउंट के अंदर। भरत जी कह रहे हैं, सर डेली बेसिस पर कैश फ्लो पॉसिबल? और बिल्कुल पॉसिबल है सर। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आप टैली, बिजी, ओरेकल, बान, सैप जो भी करते हो, अकाउंटेंट आपके पास फुल टाइम है, तो अकाउंटिंग एंट्रियां तो डेली बेसिस पे कर रहा है ना, यानी कि आपके अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से ही तो बन रहा है कैश फ्लो मॉडल। ये जो मैंने आपको सिस्टम दिखाया है, ये इसके ब्लूप्रिंट है, इसको अपने ही अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में एप्लीकेबल कर दो जी डेली बेसिस पे, क्योंकि अकाउंटेंट्स आप तो डेली अकाउंटिंग करते हैं। विक्रम जी कह रहे हैं, इट इज ऑलवेज ऑसम टू हियर यू एंड इंस्पायरिंग, थैंक यू। हेलो राजेंद्र जी, एंड गॉड ब्लेस यू विद गुड हेल्थ, थैंक यू सर। व्हाट इज द हेल्थ एंड वेल्थ ग्रुप? हेल्थ एंड वेल्थ के बारे में सेपरेटली बताऊंगा। अभी हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ 5 AM कैश फ्लो मास्टरी की, तो मैं 1-to-1 में बताऊंगा आपको हेल्थ एंड वेल्थ के बारे में। नीरज कह रहे हैं, शुड वी ओपन 6 अकाउंट और जस्ट मैनेज इन एक्सेल शीट? नहीं सर, 6 बैंक अकाउंट फिजिकली खुलवाने हैं। आप 6 जार की जो मेरी वीडियो है उसको देखो, मैंने बड़ा स्पेसिफिकली बताया है। 6 सेपरेट अकाउंट खुलेंगे, 6 सेविंग अकाउंट खुलेंगे, यानी कि आपको सैलरी मिली, सीधा पहले बैंक के अंदर आ गई, उसमें आपने 55% रखा, बाकी पैसे अपने रिमेनिंग 5 सेविंग बैंक अकाउंटों में ट्रांसफर कर दिए। वो ज्वाइंट नंबर भी हो सकते हैं आपकी वाइफ के साथ में, उनमें भेज दिया आपने। अब तो पहला पड़ाव क्या है?
पैसे कंपनी के करंट या ओडी अकाउंट में से निकले, आपके सेविंग अकाउंट में या नेसेसिटी वाले में, नेसेसिटी वाले में से चले और वो फाइनेंशियल फ्रीडम के सेविंग अकाउंट में चले गए। अब वहां से फिर आगे इन्वेस्ट कर दो, वहां से चाहे आप एफडी करा दो, म्यूचुअल फंड करा दो, कोई प्रॉपर्टी खरीद लो, क्योंकि आप सारे पैसे सेविंग थोड़ी रखोगे, इन्वेस्ट करोगे ना आगे। तो यानी कि रास्ता तो 6 फिजिकली सच्ची मुच्ची बैंक अकाउंट खुलवाने का ही है। विवेक जी कह रहे हैं प्ले अकाउंट का क्या मतलब होता है? प्ले जैसा कि नाम से ही क्लियर है, प्ले, प्ले का मतलब है खेलना। खेलने का मतलब ये है, एक्चुअली क्या है, हमारे ब्रेन को ना एक सिग्नल मिला हुआ है। सिग्नल क्या मिला हुआ है? जैसे ही हम हमारे हाथ में पैसे आते हैं और हम अपनी कोई मर्जी की चीज खरीदना चाहते हैं, तो उसी समय एक सेकंड थॉट आ जाता है, नहीं यार पैसे वेस्ट हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक अपने फेवरेट एक्टर या एक्ट्रेसेस को एक ड्रेस पहने हुए देखा और आपको बड़ा अच्छा लगा, आपने लगा यार ये ड्रेस तो मैंने पहननी है, तो मन बन गया ड्रेस लेने का। अब हुआ क्या, अब आप मॉल चले गए, मॉल चले गए और वो ड्रेस लेने के लिए, तो उसने कहा कि नॉर्मली मान लीजिए वो ड्रेस आती है 10,000 रुपीज की और वो ड्रेस है 75,000 रुपीज की। तो जैसे उन्होंने बोला कि 75,000 की मिलेगी जी आपको, तो आपका दिमाग 10,000 के ऊपर सेट था या 5,000 पे सेट था या 2,000 पे सेट था, उसने 75,000 बोल दिया। तो आपके दिमाग ने जो पहला सिग्नल दिया ना, वो बोला बहुत महंगी है, ये पैसे वेस्ट क्यों करने, पैसे तो है नहीं, पैसे कम है, इतना खर्च दिए। 75,000 रुपए की शर्ट लेने की जगह, ड्रेस लेने की जगह, मैं तो बच्चों को बायजूस का कोर्स ही करा दूं, मैं तो व्हाइट हेड जूनियर का कोर्स ही करा दूं। 75,000 में तो मेरे 2 लैपटॉप आ जाएंगे। 75,000 के अंदर तो मैं अपनी मशीन की रिपेयर मेंटेनेंस करा दूंगा। 75,000 के अंदर तो मैं पता नहीं क्या करूंगा। हमेशा रेफरेंस पॉइंट दिमाग में आ जाता है, रेफरेंस पॉइंट दिमाग में आता है। और फिर हमने दोबारा से अपनी फेवरेट हीरो हीरोइन को देखा, उसकी ड्रेस देखी, फिर मन में निकली आह यार मैंने भी ये पहननी है। प्ले अकाउंट होता ही इसलिए है, प्ले अकाउंट होता ही इसलिए है, उसमें जितने पैसे पड़े हैं ना, उससे अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर लो। अगर वहां पर 90,000 रुपए हैं, शर्ट 75, ड्रेस 75,000 की आ रही है, खर्च दो, ले लो, सोचना नहीं है। प्ले अकाउंट में एक लिमिटेड पैसा डाला ना हमने, यानी कि टोटल इनफ्लो का 10% हमने प्ले अकाउंट में डाल दिया, तो इसे कहते हैं रिच, रिच की लाइफ जीना, रिचेस्ट की लाइफ जीना। जितने भी रिच लोग हैं ना, उन्होंने अपने दिमाग में एक बॉक्स बना रखा है। वो कहते हैं कि जितनी कमाई करूंगा कुछ हिस्सा यहाँ पे डाल दूंगा। हमें लगता है कि बड़ा अमीर है यार, ये तो बड़ा खर्चे करता है यार, ये तो बड़े कमाल है। अमीर अमीर से अमीर से अमीर होते चले जा रहे हैं। इसका मतलब है 100 रुपए उसके पास आएंगे तो 10 रुपए अमीर बंदा फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट में डाल देगा, तो उससे उसकी नेटवर्थ बढ़ेगी और 10% जब प्ले अकाउंट में भी डाल देगा। इसका मतलब ये है कि लाइफ भी इंजॉय हो रही है ना, साथ में लाइफ भी इंजॉय हो रही है। और अगर प्ले अकाउंट में पैसे नहीं है, नहीं है प्ले अकाउंट में पैसे, तो मत खर्चो, मत खर्चो। फिर अपने मन को समझा दो, चलो जब मेरे प्ले अकाउंट में पैसे आएंगे, अगली सैलरी आएगी 2 लाख रुपए की, 2 लाख की सैलरी में से 20,000 चले जाएंगे प्ले अकाउंट के अंदर, आपने नहीं खर्चे। ऐसे करते करते 3-4 महीने निकल गए, 4 महीनों के अंदर आपके प्ले अकाउंट के अंदर 80,000 रुपए हो चुके हैं। 80,000 रुपए खर्च दो, 80,000 रुपए। तो प्ले अकाउंट इज समथिंग, समथिंग विच इज देयर, अपने दिमाग को वो फुलफिल करने के लिए है। यस यस माय डियर फ्रेंड, दिस इज हाउ दिस प्ले अकाउंट वर्क। आगे बढ़ते हैं। तो मैं कवर कर चुका हूं, आपको बना दिया है इन्वेस्टर जो कि कर रहा है बिजनेस, और वो स्केलेबल बिजनेस कर रहा है, मासेस की प्रॉब्लम को सोल्व कर रहा है। और आपने कमांड बना रखी है कैश फ्लो मास्टरी के ऊपर। तो क्या करें, बैलेंस शीट को डी कोड करना सीख लो। इन्वेस्टर जो है ना, उसको बैलेंस शीट पढ़नी आनी चाहिए, बैलेंस शीट पढ़नी आनी चाहिए, पढ़नी आनी चाहिए, आपको भी पढ़नी आनी चाहिए। आप बोलोगे नहीं यार जगमोहन, मैं बैलेंस शीट का नाम सुनते ही ना मुझे लगता है कि पता नहीं क्या है क्यों है, उसको मैं नहीं पढ़ रहा यार, मेरे को समझ नहीं आती बैलेंस शीट, बाकी मुझसे जो मर्जी करा लो। लेकिन बिलियनियर बनना है ना, तो बैलेंस शीट को समझना शुरू कर दो। नाम ही इसका क्या है, बैलेंस। बैलेंस, बैलेंस मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड बैलेंस है राइट हैंड साइड के, बैलेंस एक ऐसी शीट जो कि पूरी तरह से बैलेंस है। लाइफ में भी तो बैलेंस होना चाहिए, हर चीज का, हर चीज का बैलेंस होना चाहिए। द लाइफ इज ऑल अबाउट द बैलेंस। तो आपको बिजनेस और लाइफ के अंदर भी बैलेंस मेंटेन करना है। बैलेंस शीट ना बहुत सारी चीजों को बैलेंस करने के अंदर सिखाती है। अगर आप स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हैं,
अगर आप स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हैं तो स्पोर्ट्स में क्या होता है, जब आपको गुस्सा आता है ना, गुस्सा, आप क्रिकेट खेल रहे हैं, आपको गुस्सा आ गया, एंगर आ गया, तो आप बैटिंग करते हुए ना चौके छक्के मारते हैं, चौके छक्के, बॉलिंग कर रहे हैं तो दे विकेट पे विकेट, दे विकेट पे विकेट, तो वो आपको अग्रेशन आया। तो स्पोर्ट्स हमें ये सिखाता है कि अग्रेशन तो आ गया, इसका मतलब ये नहीं है कि क्रिकेट खेलते हुए अग्रेशन आ गया तो लात मारो किलियों में और निकल जाओ बाहर और कहते तो मैं नहीं खेल रहा और किसी को खेलने भी नहीं दूंगा, दो चार गालियां निकाली बाहर चले गए, कोई नहीं खेलेगा, ऐसे नहीं होता। जब आपका अग्रेशन आता है तो आप अपने अग्रेशन को कंट्रोल करते हो, और कंट्रोल्ड अग्रेशन होता है क्योंकि टीम में और भी 11 प्लेयर हैं। आप उस अग्रेशन के द्वारा बैटिंग कर रहे हो तो बेस्ट बैटिंग करना शुरू कर देते हो, बॉलिंग कर रहे हो तो बेस्ट बॉलिंग करना शुरू करते हो, फील्डिंग कर रहे हो तो बेस्ट फील्डिंग करना शुरू कर देते हो। स्पोर्ट्स हमें यह सिखाता है कि अगर हमारा एक इमोशन यानी कि एंगर ट्रिगर हो गया है तो कोई बात नहीं, उस इमोशन को बैलेंस करो, उसको बैलेंस करो, उस एनर्जी को चैनलाइज करो, उस एनर्जी को राइट जगह पे इस्तेमाल करो, गुस्से को पालो, अग्रेशन को पालो और पाल के उसको परफॉर्मेंस के अंदर, बैटिंग बॉलिंग और फील्डिंग के अंदर इस्तेमाल करो, बैलेंस बनाओ, बैलेंस बनाओ, बैलेंस बनाओ। तो स्पोर्ट्स हमें बैलेंस बनाना सिखाता है, हम छोड़ के थोड़ी भाग जाते हैं, कभी नहीं छोड़ के भागते। उसी तरीके से लाइफ के अंदर भी जब डिफरेंट डिफरेंट इमोशंस आ रहे हैं, लॉकडाउन में, कोरोना में फियर के इमोशन आए, ठीक है ना, फियर का इमोशन ही है ना, फियर है, इमोशन है, उसको कंट्रोल करो, बैलेंस करो उसको। बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए, खुश हो गए, कोई दिक्कत नहीं है, उसको भी इमोशंस को बैलेंस करो। ऐसे थोड़ी कि शादियों में एकदम आप अपने इमोशन हैप्पीनेस को लेकर कैसे भी नाचना शुरू कर दोगे और पी पी के निहाल डिहाल हो जाओगे, ऐसा नहीं होता, वहां भी बैलेंस करते हैं। उसी तरीके से एक्साइटमेंट के, गुस्से के, एंगर के, फियर के सभी इमोशन को बैलेंस करते हैं। तो बैलेंस शीट भी तो बैलेंस ही है। यस, बैलेंस शीट भी बैलेंस ही है, पूरी तरह से बैलेंस शीट बैलेंस है। तो बैलेंस शीट के बैलेंस को समझ लो। जब आपने साइकिल चलाना सीखा तो साइकिल पहले तो गिर जाती थी बार बार, फिर आपको बैलेंस मिल गया, अब तो कैंची से भी चला लेते हो साइकिल, आप तो हैंडल छोड़ के भी चला लेते हो साइकिल, क्योंकि आपको बैलेंस मिल गया। उसी तरीके से मेरे दोस्तों, मेरे प्यारो, आप जो है बैलेंस शीट के बैलेंस को समझ लो। बैलेंस शीट के बैलेंस को समझ लिया ना, पूरी बैलेंस शीट आ जाएगी। तो मैं आज अभी आपको बैलेंस शीट का बैलेंस सिखा रहा हूं। आ जाओ, बैलेंस शीट के बैलेंस को समझते हैं। उसके लिए हम चलेंगे अपनी फेवरेट गूगल ड्राइव के अंदर, चलते हैं। चलो भैया, हम चलेंगे बैलेंस शीट के बैलेंस को समझने के लिए जगमोहन सिंह ग्रेट क्रिएशन, इसके अंदर हम चलते हैं बिजनेस मॉडल प्रॉफिटेबल एंड कैश रिच। आ जाओ, बैलेंस शीट के बैलेंस को समझने की कोशिश करते हैं, कोशिश करते हैं बैलेंस शीट के बैलेंस को समझने की। ये रही बैलेंस शीट आपके सामने, इसको हम बना लेते हैं मेक अ कॉपी, ये बना ली मेक अ कॉपी, ठीक है जी। अब मैंने कर दी सारी की सारी बैलेंस शीट खाली, सारी बैलेंस शीट खाली कर दी, जीरो, जीरो कर दी बैलेंस शीट, ऐसी ही दिखती है जी बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट में क्या होता है, बैलेंस शीट के अंदर एक होती है लायबिलिटी साइड, जिसके अंदर आता है जो भी लायबिलिटी है बिजनेस की। बिजनेस इज ए सेपरेट एंटिटी, आप अलग हो, उससे सैलरी लेते हो, डायरेक्टर सैलरी लेते हो, पार्टनर सैलरी लेते हो, किससे लेते हो, बिजनेस से। बिजनेस एक अलग है, आप अलग हो। तो जब बिजनेस को आपने पैसा दिया अपनी कैपिटल के रूप में, ये ले मेरे बिजनेस, ये ले 100 करोड़ रुपए, आपने बिजनेस को 100 करोड़ रुपए दे दिया। तो बिजनेस को अगर 100 करोड़ रुपए दे दिया तो फ्रॉम वेयर, यानी कि लायबिलिटी साइड रिप्रेजेंट करती है फ्रॉम वेयर पैसा आया। पैसा आया कैपिटल की फॉर्म में, आपने बिजनेस को 100 रुपए दिए, फ्रॉम वेयर। तो वेयर इज, कहाँ है पैसा, पैसा कहाँ है, बैंक बैलेंस के अंदर। जो आपने 100 करोड़ रुपए बैंक को दिए, बिजनेस को दिए, देखो बैलेंस हो गया, लायबिलिटी 100, एसेट 100, डिफरेंस 0, बैलेंस हो गया, बैलेंस हो गया। तो कैपिटल लायबिलिटी साइड में क्यों आती है, कैपिटल लायबिलिटी साइड में इसलिए आती है क्योंकि बिजनेस ने आपसे पैसा लिया, तो बिजनेस ने आपको पैसे लौटाने हैं जब बिजनेस क्लोज करेंगे। तो बिजनेस तो हम क्लोज करते ही नहीं, इसलिए पैसा कैपिटल में खड़ा रहता है, करेंगे तो लिक्विडेशन अकाउंट बनेगा तो वापस करेंगे, तो इसलिए हो गया, तो बन गया बैलेंस। यहां तक क्लियर हो गया आपको, यहां तक क्लियर हो गया, ओके, ठीक है। तो यानी कि हम क्या कर रहे हैं, बैलेंस बना रहे हैं अपनी बैलेंस शीट के अंदर, बन गई बैलेंस शीट, ओके। अब हम क्या करेंगे, चलो
हम कुछ सामान खरीदते हैं और सामान बेच देते हैं। ये सामान खरीदा 100 रुपए का और ये बेच दिया हमने 107 रुपए का। 7% मार्जिन बहुत कम है, पर कोई बात नहीं, ट्रेडिंग के अंदर 100 रुपए हमने खर्च दिए तो हो गए जीरो। अरे 100 रुपए खर्च दिए, जीरो हो गए, यहाँ तो डिफरेंस आ गया, 100 रुपए का। तो कहाँ गए? 100 रुपए खर्च दिए तो कहाँ गए? अरे माल आ गया ना 100 रुपए का, कहाँ चले गए? इन्वेंटरी के अंदर। ये देखो, यहां से पैसे निकले, यहां चले गए, तो हो गया 100 रुपए बटा 100 रुपए, बैलेंस हो गया आपस में। अब 100 रुपए के माल को हम बेच देते हैं 107 रुपए में, 7 रुपए का प्रॉफिट हो गया। ये लो, हमारा माल निकल गया, जीरो निकल गया, ये डिफरेंस आ गया। अब ये माल हमने जिसको बेचा 107 करोड़ का, अब उससे पैसे लेने हैं 107 लेने हैं, तो कस्टमर से 107 रुपए लेने हैं। तो 100 रुपए लगाए थे, 107 रुपए लेने हैं, तो ये 7 रुपए क्या है? हमारा प्रॉफिट है ना। तो वो कहां पर आएगा? कैपिटल के नीचे रिजर्व एंड सरप्लस होता है, ये रहे 7 करोड़ रुपए, ये रहे, बैलेंस हो गई। लायबिलिटी 107 रुपए की, एसेट 107 रुपए का, बैलेंस शीट हमेशा बैलेंस रहेगी। इसका मतलब है कि बिजनेस में जो भी हम पैसा कमाते जा रहे हैं, प्रॉफिट कमाते जा रहे हैं, वो बैलेंस शीट के रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर आ गया। ठीक है जी, तो बैलेंस शीट बैलेंस हो गई। अब हम क्या करें? अब हम बोलेंगे कि भाई हमने जो है और फिक्स्ड एसेट परचेज करने हैं, प्लांट एंड मशीनरी परचेज करनी है। कितने की आने वाली है प्लांट एंड मशीनरी? प्लांट एंड मशीनरी आने वाली है 200 रुपए की। अब पैसे तो है नहीं, बैंकों में जीरो है, 200 रुपए की आने वाली है। तो क्या करें? 200 रुपए की हमने प्लांट एंड मशीनरी खरीद ली, ये तो डिफरेंस आ गया, 307 रुपए हो गए। 200 रुपए या तो मैं खुद लगाऊंगा कैपिटल में से, या इन्वेस्टर से पैसे लूंगा, या कन्वर्टिबल कैपिटल लूंगा, यानी कि अभी तो लोन है लेकिन बाद में उसको मैं इक्विटी में कन्वर्ट कर सकता हूं, या मैं लॉन्ग टर्म लोन लूंगा। मैं लॉन्ग टर्म लोन ले लेता हूं। लो जी, लॉन्ग टर्म लोन लिया, ये लो बैलेंस हो गया। 307 रुपए की लायबिलिटी, 307 रुपए का एसेट। तो 2 करोड़ के मेरे एसेट खड़े हो गए 200 रुपए के, और 200 रुपए का लोन खड़ा हो गया। बैलेंस शीट तो हमेशा टैली रहेगी। फ्रॉम वेयर, पैसा कहां से आया? 100 रुपए मैंने डाले थे, 200 रुपए मैंने लॉन्ग टर्म लोन लिया था। वेयर इज, पैसा कहां पर है? 2 करोड़ के एसेट खड़े हैं, 107 मैंने अभी कस्टमर से लेने हैं, मेरे पास एसेट कोई, इन्वेंटरी कोई नहीं, बैंक कोई नहीं, 307 रुपए है। चलो अब बिजनेस भी कर लेते हैं। इसने हमें पैसे दे दिए 107 रुपए, सारे पैसे कस्टमर ने दे दिए, और पैसे कहां पर आ जाएंगे? 107 रुपए मेरे बैंक के अंदर आ जाएंगे। अच्छा, अब मैं और माल खरीद लेता हूं। मैं माल खरीद लेता हूं 300 रुपए का। रुको, चलो 300 का माल और खरीद लेता हूँ। 300 का और माल खरीदूंगा, तो ये मैंने 300 का माल खरीद लिया। अब माल तो खरीद लिया, लेकिन मेरे पास थे तो 107 रुपए, ये तो मैंने सारे दे दिए। बाकी 193 कम पड़ गए। भाई 107 रुपए मेरे पास थे, 300 रुपए का माल खरीदना है, 193 रुपए है नहीं, तो किसने मेरे बिजनेस में पैसा लगाया? 193, ये मेरे सन्डरी क्रेडिटर्स हैं, सन्डरी क्रेडिटर्स, इनको पैसा देना है। तो बैलेंस शीट टैली कर गई। मेरे पास 500 का लाइबिलिटी है, 500 का एसेट है। पैसा कहां से आ रहा है? 193 रुपए राइडर्स के लगे हुए हैं, 200 रुपए लॉन्ग टर्म के लगे हुए हैं, 7 रुपए का प्रॉफिट था, 100 की कैपिटल है, 200 रुपए का एसेट है, और डेटर से कुछ लेना नहीं, इन्वेंट्री 300 की खड़ी है, बैंक बैलेंस। अब आप देख रहे हो, मैं इतने सिंपल तरीके से आराम से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो बैलेंस शीट है ना, ये बेसिकली बैलेंस है। इट्स ऑल अबाउट दी बैलेंस, 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 बैलेंस। तो जब भी आप किसी कंपनी की बैलेंस शीट को उठाकर देखोगे, तो लायबिलिटी साइड आपको रिप्रेजेंट करेगी पैसा कहां से आ रहा है, एसेट साइड रिप्रेजेंट करेगी पैसा कहां जा रहा है। तो उसको सही तरीके से मैनेज किया हुआ है क्या? क्या वो एक्सेस डेप्ट लिया हुआ उस कंपनी ने? बहुत ज्यादा डेप्ट लिया हुआ है, लोन ही चढ़े हुए हैं, लोगों के बहुत सारे पैसे देने हैं, एसेट है नहीं। अगर एसेट आपकी लायबिलिटी से ज्यादा है, लॉन्ग टर्म एसेट बैकअप के रूप में नहीं है, तो कंपनी की आपको लगेगा कि यार फिक्स एसेट रेशियो ठीक नहीं है, तो लाइक दैट। तो अब बेसिकली नितिन जी कह रहे हैं, वाह व्हाट अ ब्यूटीफुल वे टू एक्सप्लेन, थैंक यू नितिन जी। राजेंद्र जी कह रहे हैं डेप्ट फ्री बिजनेस इज बेस्ट बिजनेस, एब्सोल्युटली 100%। राजीव जी कह रहे हैं सर हाउ टू कैलकुलेट कैपिटल एंड फिक्स एसेट वैल्यू इन एग्जिस्टिंग बिजनेस। भाई आप अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस के अंदर जो आपकी लास्ट अवेलेबल बैलेंस शीट है ना, उस बैलेंस शीट को पहले छाप दो, उस बैलेंस शीट को छाप दो। और अब आपने अपने बैलेंस शीट को किस तरह से देखना है, उसके लिए बिजनेस वैल्यूएशन का एक मैंने डाला हुआ है इसके अंदर। जेएससी ऑनलाइन में गए, 5 AM के अंदर गए,
और आपने किस किस तरीके से उसको वैल्यू करना है। तो 5 AM के सेशन के अंदर आपने क्या करना है, बिजनेस वैल्यूएशन 30 जनवरी 2021 को बिजनेस वैल्यूएशन के ऊपर पूरा का पूरा मैंने पॉइंट कवर किया है। तो आपका सारा का सारा सवाल का जवाब यहां से मिल जाएगा। राजीव गर्ग जी, हाउ टू कैलकुलेट कैपिटल एंड फिक्स एसेट। राजेंद्र शुक्ला कह रहे हैं सर, इन फिक्स एसेट वैल्यू इज कैलकुलेटेड आफ्टर डेप्रिसिएशन बट एक्चुअल मार्केट वैल्यू इज क्वाइट हाई। यस राजेंद्र शुक्ला जी, ये आगे बुक वैल्यू, बैलेंस शीट में जो आएगी बुक वैल्यू आएगी। अब वैल्यूएशन के टाइम के ऊपर आप क्या लिखोगे, उसकी मार्केट वैल्यू। बस ये बिजनेस वैल्यूएशन की आप वीडियो देख लेना, आपका ये पॉइंट का आंसर हो जाएगा। तो बुक वैल्यू क्या होती है, जो बुक्स के अंदर आ रही है। मार्केट वैल्यू क्या होती है, तो यानी कि जब आप बैलेंस शीट को रिप्लेस करोगे एक्चुअल वैल्यू के साथ में, तो वो फिगर्स बढ़ जाएगी, जिससे कंपनी की वैल्यूएशन उसको बोलते हैं। एक होती बुक वैल्यू, एक होती मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू कैसे निकलेगी, जो उसका सेलिंग प्राइस है या मार्केट वैल्यू का प्राइस है। समझ गए आप, डी कोड करनी है बैलेंस शीट को आपने, और डिटेल में समझना हो तो मेरे से 1 to 1 कर लो, कोई चिंता वाली बात नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, प्लान टैक्सेस। प्लान टैक्सेस का मतलब है कि टैक्सेस के लिए आपकी प्रोप्राइटरशिप फर्म होनी चाहिए, कि एलएलपी होनी चाहिए, कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होनी चाहिए। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में बेस रेट टैक्स का 22% है और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए 15% है। स्पेसिफाइड कंपनियां जो 1 अक्टूबर के बाद बनी है, अदरवाइज प्राइवेट में 22% है। एलएलपी के अंदर 30% का रेट है। इंडिविजुअल के अंदर स्लैब के हिसाब से पहले 2.5 लाख पे कोई टैक्स नहीं, 2.5 से लेके 5 लाख तक 10%, 5 लाख से लेके 10 लाख तक 20%, 10 लाख से ऊपर 30% है। उसके अंदर एटीसी की रिडक्शन मिलती है ओल्ड रिजीम के अंदर। न्यू रिजीम के अंदर 5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं, और लेकिन आपको रिडक्शन नहीं मिलेगी। प्लान योर टैक्सेस, अपनी क्या बनानी है आपने, टैक्स प्लानिंग शीट बनानी है। टैक्स प्लानिंग शीट बनानी है आपने, टैक्स प्लानिंग शीट बना लो। जेएसए ऑनलाइन में चले जाओ, गए जेएसए ऑनलाइन में, चले गए, वेरी गुड। जेएसए ऑनलाइन में जाने के बाद आप क्या करोगे, इंडेक्स पे क्लिक करोगे। ये लो, इंडेक्स पे क्लिक कर दिया। इंडेक्स पे क्लिक करने के बाद यहां पर आप देखोगे एक शीट आ रही है, उसका नाम है टैक्स प्लानिंग शीट। मैंने कंट्रोल F करके टैक्स प्लानिंग वर्ड किया, टॉपिक नंबर 108 टैक्स प्लानिंग शीट। जैसे ही आप फॉर्मेट पे क्लिक करोगे तो आपको टैक्स प्लानिंग शीट नजर आनी शुरू हो जाएगी। देख लो, टैक्स प्लानिंग शीट मेरे कॉपी किया, आपके अपने कंप्यूटर पे सेव हो गई। तो पहला कॉलम रिप्रेजेंट कर रहा है सीरियल नंबर को, दूसरा कॉलम रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्क्रिप्शन को, तीसरे कॉलम में क्या है, आपकी पहली कंपनी, फिर आपकी दूसरी कंपनी अगर ग्रुप ऑफ कंपनी है, फिर आपकी तीसरी कंपनी, फिर अगर आप इंडिविजुअल हो तो आपकी रिटर्न, वाइफ की रिटर्न, पापा की रिटर्न, मम्मी की रिटर्न, भाभी की रिटर्न, और अगर आपने एचयूएफ बनाई है तो एचयूएफ की। सभी को एक ही लाइन में खड़ा कर दो। आ जाओ भी, लाइन में खड़ा हो जाओ, जहां अमिताभ बच्चन खड़ा है वहीं से लाइन शुरू। तो आपने लाइन शुरू कर दी, पिछले 3 सालों का डाटा इसके अंदर भर दो। भाई 18-19 में क्या टैक्स दिया, 19-20 में क्या दिया, 20-21 में क्या दिया। 5 हेड ऑफ इनकम होते हैं, एक होता है सैलरी, दूसरा होता है बिजनेस, तीसरा होता है रेंट, चौथा है कैपिटल गेन, पांचवा है अदर सोर्सेस। तो लिखो किस हेड में किसने कितनी इनकम कमाई, पता लगे। यहाँ रेंट डाल ही नहीं रहे तो इधर हायर टैक्स दे रहे हो, रेंट में 30% रिडक्शन मिलती है ना, उधर सैलरी डलनी चाहिए थी, और बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट भी हमने यूज नहीं किया रखी है अपने फैमिली मेंबर की। अरे भैया, उतनी सैलरी उतनी कंसल्टेंसी इनकम तो दे दो अपने परिवार को, एचयूएफ की फाइलों को नहीं कर रहे। टैक्स प्लान करो, जो पैसा बचेगा उसको इन्वेस्ट कर देना। टैक्स प्लानिंग कर ही नहीं रहे, टैक्स प्लानिंग शीट बना ही नहीं रहे, क्यों भाई? तभी तो पता लगेगा। अगर आपने सेविंग कर ली होती तो 45,000, 50,000, लाख, 2 लाख टैक्स बच जाता आपका। कितना टैक्स बना, कितना टीडीएस कटा, कितना आपने एडवांस टैक्स देना है। 15 जून को कितना, 15 सितंबर को कितना, 15 दिसंबर को कितना, 15 मार्च को कितना। नहीं तो हर बार हम साल खत्म होने पे टैक्स जमा कराते हैं और इंटरेस्ट दे देते हैं। 234 एबीसी का इंटरेस्ट दे देते हैं, लेट का इंटरेस्ट दे देते हैं। नहीं पे करना, क्या करना है आपने, प्लान करने हैं टैक्सेस को। टैक्सेस को प्लान कर लो मेरे दोस्तों, ये बहुत बड़ा एरिया है। लीगल एंटिटी डिसाइड कर लो, प्रोप्राइटरशिप है कि एलएलपी है कि प्राइवेट कंपनी है, कर लो कर लो और कर लो। कंसिस्टेंट, एक दिन सीख लिया, मजा आ गया, बनेगी नहीं बात। कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी जो कर रहे हो लगातार करो। तो मेरी क्या कहना है आपसे, जब आपने कैश फ्लो की मास्टरी कर ली है ना, कैश फ्लो की मास्टरी करने के बाद माय डियर फ्रेंड, यहां पर मैं आपको एक पॉइंट बता रहा हूं।
पॉइंट क्या बता रहा हूं मैं आपको कि आप ना मंथली फाइनेंस रिव्यू करते रहा करो, हर महीने एक फिक्स्ड डे को एक फिक्स टाइम के ऊपर। मान लीजिए आपने डिसाइड किया कि हर महीने मैं मंडे को 10 से लेके 11 बजे तक अपना फाइनेंस रिव्यू करूंगा। ये अकाउंटेंट साहब खड़े हैं सामने और आप कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे हो, नहीं तो जूम पे मीटिंग कर लो, स्क्रीन के ऊपर देखो, फाइनेंशियल समरी देखो, ग्राफ देखो, प्रॉफिट बढ़ गया कम हो गया, नेटवर्थ बढ़ गई, मेरी इन्वेस्टमेंट ज्यादा है कम है, बिजनेस की कौन सी प्रॉब्लम को सोल्व कर रहा हूँ, कैसे कॉस्ट रिडक्शन करूं, कैसे रेवेन्यू लीकेज को कंट्रोल करूं। ये मंथली एक फिक्स्ड डे को आपने ये काम करना ही करना है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है कंसिस्टेंसी। तो वो कंसिस्टेंसी अपनी जिंदगी के अंदर ले आओ। कंसिस्टेंसी अपनी जिंदगी के अंदर ले आएंगे तो सब कुछ हो जाएगा। तो एज ए इन्वेस्टर सोच रहे हो, बिजनेस एक बहुत बड़ा एसेट है आपकी लाइफ का, जिसके अंदर आप स्केलेबल लेवल के ऊपर मासेस की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, और कैश फ्लो की मास्टरी ना केवल पर्सनल लाइफ में 6 जार के द्वारा बल्कि बिजनेस के अंदर है, कैश फ्लो मॉडल के द्वारा। और बैलेंस शीट आपको पूरी तरह से समझ आती है, नहीं तो मेरे से 1 to 1 कर लो, 1 to 1 कर लो यार, पूछ लो, आस्क योर क्वेश्चन, प्लान कर लो टैक्सेस को, और कंसिस्टेंटली फॉलो करना है इसको। क्यों कर रहा हूं सेशन में? ये सेशन मैं इसलिए कर रहा हूं आपके साथ में, ताकि आप अपनी बिजनेस को और लाइफ को फ्लड कर दे कंसिस्टेंट कैश फ्लो के साथ में। तो JSAonline.in पे जाओ, अगर आप ऑलरेडी इसके सब्सक्राइबर हैं तो सारा कुछ देखो ना इसके अंदर, और मुझसे पूछो, 1 to 1 करो। अगर अभी भी सब्सक्राइबर नहीं बने तो किस दिन की वेट कर रहे हो, क्यों नहीं बन रहे हो? JSA ऑनलाइन को जाके सब्सक्राइब करो। करना क्या है? JSA ऑनलाइन को टाइप करना है, JSAonline.in टाइप करना है, और सारा कुछ यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है। इसके अंदर सब कुछ दिया मैंने, सब समझ आ जाएगी, टिक करते सारी आ जाएगी। वो आप कर लो, कर लो, कर लो, और लाइफ को आसान कर लो। और अगर कोई भी क्वेश्चन है आपका तो मुझसे पूछ लो, कोई भी क्वेश्चन अभी आपका है तो मुझसे पूछ लो। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर पार्टिसिपेटिंग इन टुडेज 5 AM सेशन। यू आर अमेजिंग, ग्रेट, अमेजिंग, अमेजिंग, अमेजिंग। रजिंदर जी थैंक यू, राजेंद्र शुक्ला जी थैंक यू, विवेक जी कह रहे हैं थैंक यू, यू आर अमेजिंग गाइडेंस, यू चार्ज मी फॉर माय कंसिस्टेंसी, थैंक यू। बस लगे रहो विवेक जी, कमाल कर रहे हो आप। एंड आई ओपनर सेशन, थैंक यू अमन बस जी, कामना अग्रवाल जी थैंक यू, एंड खाइजा दकलेश्वर जी थैंक यू, मुकेश जसवानी जी थैंक यू, अनिल अग्रवाल जी थैंक यू, संजय नरवाल जी थैंक यू, मुकेश जी थैंक यू, दिलीप जी, विक्रम जी, राजीव गर्ग जी, अर्पण जी, राजेंद्र शुक्ला जी, सुनील उपलब्ध जी, आयुष अग्रवाल जी, विक्रम छावड़ा जी, एंड सो मेनी पीपल। मैं सभी के नाम भी नहीं पढ़ पा रहा, आदित्य जिनका नाम मैं नहीं ले पाया उनके लिए भी थैंक यू कि आप 5 AM लाइव मेरे साथ यहाँ पर हो और अपनी लाइफ में और लोगों की लाइफ को इनलाइटन कर रहे हो। दैट इज सो ग्रेट एंड अमेजिंग टू बी वर्किंग विद यू। थैंक यू वेरी मच अश्विंदर जी। Yes, thanks for reactivity, many important aspect. Thank you for your love, and thank you for coming to this session. Arwan ji, thank you. I have come after a long time. You have started the fire again. वाह क्या बात है अरमान जी यार। अभी तो मेरा आपसे 1 to 1 भी एक पेंडिंग है, मैं उपासना को बोलता हूँ आपसे कोऑर्डिनेट करें, एंड लेट्स रॉक। रोहन जी थैंक यू, नमित जी थैंक यू सो मच, यू चेंजेस विद ग्रेट एनर्जी, थैंक यू। और आपकी एनर्जी मेक्स माय एनर्जी, नमित चोपड़ा जी, एंड यू आर वंडरफुल एंड अमेजिंग। You are making our life financial free. Yes, I am there and committed with you for your success and life ahead. ठीक है, thank you. Vikram ji, please can we have a session on basic problem faced by SME while managing cash flow mastery and how to solve them? Wow, wonderful. वंडरफुल, ठीक है। ये लो जी, मैंने इस टॉपिक को कर लिया कॉपी, और आपका आदेश सर आंखों पे, आपका आदेश सर आंखों पे, और मैं इसके अराउंड बहुत डिटेल स्टडी करूंगा इस हफ्ते। और ये मैंने उपासना को नोट करा दिया है टॉपिक, ठीक है जी, ये मैंने टॉपिक नोट करा दिया है, और इस टॉपिक के अकॉर्डिंगली पक्कम पक्का हम वेरी इंपॉर्टेंट डाटा में डाल देते हैं। वी विल वर्क ऑन दिस, ठीक है, परफेक्ट, नोटेड। योर विश इज माई कमांड, नोटेड, ठीक है, डन है जी, थैंक यू।
Thank you very much. Have a great week ahead and enjoy. Bye.